सोचो, तुम एक ऐसी जगह हो जहां टाइम का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि तुम कितना टाइम हुआ ये सवाल पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि पूछने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं है। ना सुबह की रोशनी, ना शाम का अंधेरा, ना घड़ी की टिक टिक, ना कैलेंडर के पेज। सिर्फ एक एंडलेस डार्कनेस जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम्हारा एम है सिर्फ एक चीज समझना, इंसान का दिमाग टाइम को कैसे महसूस करता है। तुम सोचते हो, अगर मैं सारे एक्सटर्नल टाइम सिग्नल्स हटा दूं, तो क्या बॉडी फिर भी टाइम फॉलो करेगी? और इसी क्यूरियोसिटी के साथ 1962 के जुलाई महीने में एक 23 साल का यंग फ्रेंच साइंटिस्ट मिशेल सिफरे फ्रेंच एल्प्स के एक डीप केव में उतर जाता है। ये कोई टूरिस्ट केव नहीं थी, ये एक रॉ, डेंजरस, अनटच्ड केव थी, स्क्रैसन केव। सरफेस से लगभग 130 मीटर नीचे, इतना गहरा कि वहां तक सनलाइट का कोई चांस ही नहीं। केव का एनवायरनमेंट ब्रूटल था, टेम्परेचर फ्रीजिंग के करीब रहता था, हर चीज गीली थी, वॉल से पानी टपकता रहता, कपड़े कभी प्रॉपरली सूखते ही नहीं। अगर लैंप ऑफ हो जाए तो अंधेरा इतना डेंस होता कि आंखें खुली हैं या बंद कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से स्टार्ट होता है एक्सपेरिमेंट। रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। नो वॉच, नो क्लॉक, नो सनलाइट, नो रेडियो, नो न्यूज़पेपर, नो ह्यूमन वॉइस। सिर्फ एक टेलीफोन लाइन थी, इमरजेंसी के लिए और बेसिक रिपोर्टिंग के लिए। मिशेल सरफेस टीम को सिर्फ इतना बताता था, मैं अब उठ गया हूं, मैं अब सो रहा हूं, मैं अब खाना खा रहा हूं। सरफेस टीम सिर्फ नोट करती थी। कभी भी उससे ये नहीं बताया जाता था कि बाहर का एक्चुअल टाइम क्या है। शुरू के कुछ दिन मिशेल के लिए मैनेजेबल थे। उसका दिमाग अभी भी ओल्ड हैबिट्स फॉलो कर रहा था। उसे लगता था वो दिन काउंट कर रहा है। वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता, नोट्स लिखता, अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड करता, केव के साउंड्स ऑब्जर्व करता, कभी कभी खुद से बातें करता, क्योंकि साइलेंस अनबेरेबल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ सटल चेंजेस होने लगे। उसे नींद कभी बहुत जल्दी आने लगी, कभी बहुत लेट। कभी वो 10 घंटे सोता, कभी 14, कभी 18, कभी इतना लंबा जागता रहता कि उसे खुद सरप्राइज होता कि थकान कहाँ गई। उसका हंगर साइकिल भी शिफ्ट होने लगा। कभी भूख लेट लगती, कभी जल्दी। कभी एक मील के बाद उसे लगता बहुत टाइम बीत गया, जबकि एक्चुअल में थोड़ा ही टाइम हुआ होता। टाइम का सेंस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा था। मिशेल को लगता था वो डेज ट्रैक कर रहा है, लेकिन बिना एक्सटर्नल क्यूज के दिमाग सिर्फ एस्टिमेट कर रहा था, और एस्टिमेट्स गलत हो रहे थे। कभी उसे लगता सिर्फ 2 दिन हुए हैं, जब एक्चुअल में 4 हो चुके होते। कभी उसे लगता एक हफ्ता बीत गया, जब सिर्फ 3 दिन हुए होते। और फिर एक दिन फोन रिंग होता है। सरफेस टीम कहती है, मिशेल, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है, तुम ऊपर आ सकते हो। मिशेल सरप्राइज होता है। वो खुद से कैलकुलेट करता है और कहता है, तो लगभग 35 दिन हो गए होंगे। सरफेस टीम चुप रहती है, फिर कहती है, नहीं, 63 डेज हो चुके हैं। 63 डेज, प्योर 28 डेज मिशेल के दिमाग से गायब थे। उसके लिए वो दिन कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट नहीं था, ये साइंस के लिए एक अर्थक्वेक था। इस एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव कर दिया कि ह्यूमन ब्रेन का टाइम परसेप्शन सनलाइट और क्लॉक्स पर हेविली डिपेंड करता है, और अगर ये क्यूज हटा दो तो बॉडी अपना खुद का रिदम फॉलो करने लगती है। मिशेल ने बाद में बताया कि केव के अंदर उसे कभी कभी लगता था एक दिन बहुत लंबा है, कभी लगता था दिन बहुत जल्दी निकल गया, कभी उसे कंफ्यूजन होती थी कि वो अभी कल के बारे में सोच रहा है या आज के। ये एक्सपीरियंस मेंटली भी हैवी था। कंप्लीट आइसोलेशन में रहना इजी नहीं होता। कभी कभी उसे एंग्जाइटी होती, कभी बोर्डम एक्सट्रीम हो जाता, कभी थॉट्स लूप होने लगते। लेकिन इसी डार्कनेस में एक नया साइंटिफिक ट्रूथ इमर्ज हो रहा था। लेटर एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज ने कंफर्म किया कि इंसान के ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सुप्राकायस्मैटिक न्यूक्लियस या एससीएन। ये एससीएन बॉडी का मास्टर क्लॉक है। ये डिसाइड करता है कब मेलाटोनिन रिलीज होगा, कब कॉर्टिसोल पीक करेगा, कब बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, कब तुम अलर्ट फील करोगे, कब तुम नेचुरली थक जाओगे। नॉर्मली सनलाइट रेटिना के थ्रू एससीएन को रीसेट करती है। हर सुबह एक नया डी सिग्नल मिलता है, लेकिन केव में ये सिग्नल मिसिंग था। इसलिए एससीएन अपने नेचुरल रिदम पर चलने लगा, जो 24 आवर्स से थोड़ा लंबा होता है। 1972 में नासा ने मिशेल के साथ टेक्सास में एक और आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट किया। वहां एडवांस्ड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज हुआ। रिजल्ट और भी शॉकिंग निकले। कभी कभी मिशेल का स्लीप वेक साइकिल 36 आवर्स का हो जाता, कभी 48 आवर्स का। मतलब वो एक दिन पूरा जाग सकता था, फिर एक दिन पूरा सो सकता था। ये क्लियरली शो करता था कि ह्यूमन बॉडी का नेचुरल रिदम एग्जैक्टली अर्थ के रोटेशन से मैच नहीं करता। इसी वजह से स्पेस एजेंसीज अलर्ट हो गईं। स्पेस में कोई नेचुरल डे नाइट साइकिल नहीं होता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स हर 90 मिनट में अर्थ का चक्कर लगा लेते हैं।
उन्हें 24 घंटे में 16 सनराइज और 16 सनसेट दिखते हैं। अगर उनकी बॉडी को हर 90 मिनट में लाइट सिग्नल मिले तो बायोलॉजिकल केओस हो सकता है। मेमोरी लैप्सेस, स्लो रिएक्शन टाइम, डिसीजन मेकिंग एरर्स सब पॉसिबल है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट लाइटिंग को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया। लाइट का कलर, इंटेंसिटी और टाइमिंग केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के स्लीप शेड्यूल्स मिनट बाय मिनट प्लान होते हैं। मार्स मिशन सिमुलेशंस में आइसोलेशन का प्रेशर और भी ज्यादा होता है। मंथ्स तक लिमिटेड क्रू, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड कम्युनिकेशन। अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो मिशन रिस्क में पड़ सकता है। सबमरीन्स में काम करने वाले सेलर्स भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। महीनों तक सूरज नहीं दिखता, इसलिए आर्टिफिशियल लाइट साइकिल्स और ड्यूटी रोटेशंस केयरफुली प्लान की जाती हैं। आज साइंस जानती है कि अगर सर्केडियन रिदम लॉन्ग टाइम तक डिस्टर्ब रहे तो हेल्थ पर सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। क्रॉनिक सर्केडियन डिसरप्शन से स्लीप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ सकती है, हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं, फोकस और मेमोरी वीक हो जाती है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स इसका लाइव एग्जाम्पल है। इस डिस्कवरी ने मेडिसिन को भी नया डायरेक्शन दिया। क्रोनोथेराप्यूटिक्स नाम का एक पूरा फील्ड डेवलप हुआ। इसका आइडिया सिंपल है, मेडिसिन का इफेक्ट टाइम के साथ चेंज होता है। कुछ मेडिसिन सुबह बेटर काम करती हैं, कुछ रात में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कैंसर सेल्स का डिवीजन भी सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, इसलिए कीमोथेरेपी का टाइमिंग आउटकम चेंज कर सकता है। मतलब ट्रीटमेंट का टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट खुद। आज 2026 में भी मिशेल सिफरे के डेटा को रेफरेंस किया जाता है, क्योंकि ऐसा लॉन्ग टर्म नेचुरल आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट एथिकली दोबारा रिक्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 25 अगस्त 2024 को मिशेल सिफरे का फ्रांस में निमोनिया के कारण देहांत हो गया। वो 85 ईयर्स के थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट जिंदा है। उन्होंने हमें यह समझाया कि टाइम सिर्फ क्लॉक की सुई नहीं होता, टाइम एक बायोलॉजिकल फोर्स है। टाइम हमारे जीन्स में लिखा होता है, टाइम हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल्स में छिपा होता है। अभी भी जब तुम ये सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तुम्हारा बॉडी साइलेंटली कैलकुलेशंस कर रहा है। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, टेम्परेचर एडजस्ट हो रहा है, एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। चाहे तुम लाइट्स बंद कर दो, चाहे तुम जंगल में हो, चाहे तुम केव में चले जाओ, चाहे तुम स्पेस में हो, तुम्हारा इंटरनल क्लॉक चलता रहेगा। मिशेल सिफरे अंधेरे में गया था और वहां से वापस आकर उसने दुनिया को ये याद दिला दिया, हम सिर्फ दुनिया के टाइम पर नहीं जीते, हम अपने अंदर के टाइम पर जीते हैं।